दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 अप्रैल 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के सासाराम और नालंदा में हुई घटना को लेकर के एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सेक्युलर सीएम और डिप्टी सीएम को फैंसी ड्रेस से ही फुर्सत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए लिखा है कि सासाराम और नालंदा में हुई घटना के जिम्मेदार हिंदुत्ववादियों को जेल भेजने के बजाय मुसलमान लड़कों और बच्चों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरी ओर बिहार के सेक्युलर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को फैंसी ड्रेस से फुर्सत नहीं मिलती है। दोस्तों अब बात करेंगे कि 4 साल और 5 साल पहले मैट्रिक और इंटर में फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले छात्र छात्राओं को अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। इसकी शिकायत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने प्रधान सचिव और बिहार के मुख्य सचिव को तलब किया है। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों को निर्देश दिया है कि सभी बकाया प्रोत्साहन राशि का भुगतान जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। उन्होंने पदाधिकारियों पर नाराजगी जताई है और कहा है कि अभी तक बकाया क्यों है, जबकि समाधान यात्रा के दौरान भी हमने सभी जिलों में इस संबंध में स्पष्ट कर दिया था। आपको बता दूं कि अगर आप भी मैट्रिक और इंटर फर्स्ट डिवीजन से पास किए हुए हैं और आपको 4-5 साल से आपका प्रोत्साहन पैसा नहीं मिला है तो फिर आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा जल्द ही आपकी राशि को जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार सरकार ने बिहार में शिक्षक नियुक्ति की सारी प्रक्रिया बदल दी है। नियोजित शिक्षक नियुक्त करने का जो सिलसिला नीतीश कुमार ने शुरू किया था उसे नीतीश कुमार की कैबिनेट ने ही समाप्त कर दिया। जहां सोमवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार में नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दे दिया है। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति की सारी प्रक्रिया ही बदल दी गई। बिहार सरकार अब खुद आयोग के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। शिक्षक राज्य के कर्मचारी होंगे, यानी कि अब नियोजन पर नियुक्ति नहीं होगी बल्कि नियमित बहाली होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अब मार्क्स के आधार पर नियुक्ति नहीं होगी बल्कि परीक्षा लेकर के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार सरकार शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आयोग का गठन करेगी। इसके जरिए ही पूरे बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने रामनवमी पर बिहार शरीफ और सासाराम में हुई घटना पर बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि इस घटना की जांच चल रही है, जो भी इन सब में शामिल है उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा है कि अराजक तत्वों की योजना तो बड़ी थी, लेकिन सरकार ने स्थिति को नियंत्रण किया। भाजपा के लोग जानबूझ करके बिहार का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। मीडिया कर्मी से जब तेजस्वी यादव से पूछा गया है कि भाजपा गिरफ्तारी को लेकर के सरकार पर पक्षपात का आरोप लगा रही है तो इस पर उन्होंने कहा है कि किसी प्रकार का कोई भी पक्षपात नहीं किया जा रहा है। घटना में शामिल किसी भी अराजक तत्वों को बख्शा नहीं जा रहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि जब से घटना हुई है तब से सभी चीजों पर लगातार नजर बनी हुई है। इससे पहले तमिलनाडु मामले पर भी योजना बनाई गई थी और माहौल बनाया गया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है, जब बिहार सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर फैसला लिया है। जब बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मोहर लगी है। इसमें एक ये भी शामिल है कि कर्मचारियों और फिर पेंशन भोगियों के डीए में 4% की बढ़ोतरी तय कर दी गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि सरकार की तरफ से साल में 2 बार महंगाई भत्ते में इजाफा किया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और फिर पेंशन भोगियों की डीए में 4% की बढ़ोतरी की है। जी हाँ, उसी के तहत राज्य सरकार भी महंगाई भत्ता बढ़ाती है। नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक में इसकी मंजूरी भी मिल गई है। दोस्तों अब बात करेंगे कि अगले साल यानी कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन के खिलाफ मोर्चाबंदी की तैयारी में जुटे विपक्ष के एक धड़े की धुरवी बने नीतीश कुमार सद्भावनाओं की तलाश में अगले महीने में यूपी जाएंगे। रविवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित बैठक के बाद पार्टी के प्रदेश संयोजक सत्येंद्र पटेल ने यह जानकारी मीडिया को दी है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि नीतीश कुमार यूपी में पार्टी को मजबूत करने और लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए यूपी आ रहे हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से इफ्तार पार्टी को लेकर के सियासत तेज हो गई है। रामनवमी के दौरान हुई घटना के बीच सत्ताधारी दलों की तरफ से इफ्तार पार्टी के आयोजन पर विपक्ष दल के नेता हमलावर हो गए हैं। जहां बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बाद अब जेडीयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भी नीतीश कुमार पर तीखा तंज किया है। जी हां, आरसीपी सिंह ने इफ्तार के बहाने विभिन्न मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की है। दरअसल रमजान के मौके पर बिहार में दावत इफ्तार के आयोजन पुरानी परंपरा रही है। लंबे समय से अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता रहा है। हालांकि इस बार रामनवमी के दौरान हुई घटना के बीच इस तरह के आयोजन को लेकर के सवाल भी उठाए जाने लगे हैं। बीजेपी ने इस तरह के आयोजनों से पहले ही किनारा कर लिया था। बीजेपी के बाद नीतीश से अलग होकर के नई पार्टी बनाने वाले उपेंद्र कुशवाहा ने भी कह दिया था कि उनकी पार्टी की तरफ से कोई उफ्तार पार्टी का आयोजन नहीं किया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने घटना के बीच इफ्तार के आयोजन को जले पर नमक के समान बताया था। अब जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने भी इफ्तार के बहाने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा तंज कसा है। आरसीपी सिंह ने विभिन्न मुद्दों को लेकर के नीतीश तेजस्वी की सरकार को घेरने की कोशिश की है। आरसीपी सिंह ने बिहार में बेरोजगारी, अपराध और फिर किसानों के मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आरसीपी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि बिहार में बहार है, इफ्तार पर इफ्तार है, ना नौकरी है ना रोजगार है। इफ्तार पर इफ्तार है, लूट और मार है, इफ्तार पर इफ्तार है। किसान परेशान है, मौसम की मार है, लेकिन इफ्तार पर इफ्तार है क्योंकि नीतीश कुमार है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जल्द ही केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पटना से पूर्णिया के बीच ग्रीनफील्ड एक्सेस सुपर एक्सप्रेस बनने वाला है। इसको लेकर के केंद्रीय परिवहन विभाग ने लाइन कंसल्टेंसी कंपनी को डीपीआर बनाने का निर्देश भी दे दिया गया है। पूर्णिया से पटना जाने में अभी जहां करीब 350 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, इसके लिए 8 घंटे लग जाते हैं। वहीं पटना से पूर्णिया के बीच बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे से ये दूरी 100 किलोमीटर घट जाएगी। जी हां, साथ ही इस रूट से महज 3 से 4 घंटे में पूर्णिया से पटना पहुंचा जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि सासाराम और बिहार शरीफ में रामनवमी के बाद घटना भड़काने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तेजस्वी यादव ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर आयोजित इफ्तार के बाद संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कहा कि सासाराम और बिहार शरीफ में हुई घटना में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि घटना के दोषियों की गिरफ्तारी और उनकी संपत्ति की कुर्की जब्ती की जा रही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि निहित स्वार्थी तत्वों का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की घृणित साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार को शांतिपूर्ण राज्य के रूप में जाना जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त की तारीख जल्द ही जारी कर सकती है। ये किस्त अप्रैल और जुलाई 2023 के बीच जारी होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि 13वीं किस्त 26 फरवरी 2023 को जारी की गई थी। ऐसे में इस योजना में शामिल होने वाले नए किसानों को अगली किस्त का लाभ उठाने के लिए जल्द ही इसका आवेदन करना होगा। या वहीं जो किसान इसमें पहले से ही आवेदन कर चुके हैं अपनी लाभार्थी की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्र सरकार देश के भूमिधारी किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना के तहत किसानों के बैंक अकाउंट में हर साल 6,000 रुपए की राशि 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में ट्रांसफर की जाती है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड करने के लिए सबसे पहले योजना की ऑफिशियल वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जाएं। इसके होम पेज पर जाकर के आप पूरा डिटेल्स फिल करके और फिल कर दें और अगली किस्त का आप भी लाभ उठाएं। दोस्तों बात करते हैं कि ईडी ने आज 11 अप्रैल को बिहार के उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के मामले नौकरी देने के मामले में एक बार फिर से तेजस्वी यादव को दिल्ली में स्थित मुख्यालय में बुलाया है। इससे पहले तेजस्वी यादव इसी मामले में 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश हुए थे। तेजस्वी यादव सीबीआई के समन के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट गए थे, जब कोर्ट ने उन्हें 25 मार्च को सीबीआई के सामने पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि सीबीआई ने तेजस्वी यादव को इस बात का आश्वासन दिया था कि वह उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी। हालांकि माना जा रहा है कि इस मामले में तेजस्वी से लंबी पूछताछ हो सकती है। लैंड फॉर जॉब यानी कि जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में लालू प्रसाद एवं उनके परिवार के अन्य सदस्यों से कई बार पूछताछ हो चुकी है और फिर हो रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि फर्जी मुद्रा एक ऐसी समस्या है, यानी कि फेक करेंसी एक ऐसी समस्या है जिसका देश की आर्थिक स्थिति पर अस्थायी प्रभाव पड़ सकता है। जबकि 2016 में डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी के बाद उपयोग में आने वाले वर्तमान नोटों में दोहराव से बचने के लिए चेकिंग की एक बहुत स्तरीय सुविधा है, फिर भी नकली नोटों के आपके हाथ में आने की संभावना है। ऐसे में कहीं बाजार में आपके हाथ में नकली नोट ना आ जाए, इसके लिए जरूरी है कि आपको असली और नकली नोटों की पहचान करनी आनी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के भागलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अनोखा फैन है, अनोखा भक्त है, जिसने 2 आमों का क्रॉस करके आम का उत्पादन किया और उसका नाम मोदी रख दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तरह तरह के फैन होते हैं, आपने ये देखा होगा। कई भक्तों ने उनके लिए टैटू बनवाया है तो फिर कोई पूजा करता है, लेकिन भागलपुर के मैंगो मैन अशोक चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति खास दीवानगी देखने को मिल रही है। दरअसल भागलपुर के अशोक चौधरी ने आम का उत्पादन किया और उसका नाम मोदी रखा। अशोक चौधरी आमों का नाम मोदी और मोदी 2 रख चुके हैं। अशोक ने ऐलान कर दिया है कि 2024 में जो आम होगा उसका नाम मोदी 3 रखा जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पहली बार 2014 में जीत हासिल की थी तो अशोक चौधरी ने उस समय 2 आमों को क्रॉस करके एक आम का उत्पादन किया जिसका नाम मोदी रखा। वहीं पर साल 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा आम चुनाव जीते, यानी कि दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो फिर अशोक चौधरी ने आम का नाम मोदी 2 रखा। ये दूसरा आम है, दूसरा आम को क्रॉस करके मोदी 2 रखा। अशोक ने दावा किया है कि दोनों पेड़ों में इस बार जबरदस्त आम का उत्पादन होगा। दोनों आमों में अंतर भी है, मोदी आम जहां पूरा हरा तो वहीं मोदी 2 लाल दिखता है। मैंगो मैन अशोक चौधरी ने कहा है कि साल 2024 में पीएम मोदी फिर से जीतेंगे, इसके बाद फिर नए आम का उत्पादन होगा जिसका नाम मोदी 3 रखा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को कोरोना की स्थिति और फिर सरकार की तैयारियों पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इस दौरान ये बात सामने आई है कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना रोधी वैक्सीन उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। राज्य सरकार ने यानी कि बिहार सरकार ने खुद ही वैक्सीन खरीद करके लोगों का टीकाकरण कराने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़े हैं, जब बिहार में भी बीते 2 से 3 दिनों में कोरोना के मामले बढ़े हैं, जहाँ यहाँ हर रोज बड़ी संख्या में जाँच कराई जा रही है। देश में 10 लाख की आबादी पर औसत जांच 6 लाख के करीब है, जबकि बिहार में औसत जांच 8 लाख से अधिक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोगों की अधिक से अधिक जांच कराएं, अस्पतालों में मरीजों के इलाज की पूरी व्यवस्था रखें, सभी दवाएं उपलब्ध रहें, ऑक्सीजन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोग मास्क का प्रयोग करें, साथ ही साथ सभी को सतर्क रहने की भी सलाह दी गई है। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराई जाए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मशहूर चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप की याचिका पर सोमवार यानी कि कल 10 अप्रैल 2023 को सुनवाई नहीं हो सकी है, जो सुनवाई होने वाली थी सुप्रीम कोर्ट में। उन्हें पहले बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसके बाद तमिलनाडु पुलिस ने उन्हें ले गई। मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि इस प्रकरण में उनके खिलाफ दर्ज सारे मामले को एक जगह ट्रांसफर किया जाए। या तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के खिलाफ हुई घटना पर वीडियो बनाने के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उन पर फर्जी वीडियो बनाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप की तरफ से उनके वकील ने ये याचिका लगाई थी, जहां उन्हें केस संख्या 63 दी गई थी। लेकिन जब लंच हुआ तो फिर 43 मामलों की ही सुनवाई हो पाई, उसके बाद मामलों को बंद कर दिया गया। वहीं पर मनीष कश्यप का आरोप है कि बिहार सरकार के इशारों पर उनके खिलाफ बिहार और तमिलनाडु में झूठी FIR दर्ज कराई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार जिले के फलका प्रखंड के किसान यूं तो केला और मक्का खेती के लिए जाने जाते हैं, जब केला में पनामा बिल्ट नामक गलवार रोग के कारण केला की खेती से विमुख हो रहे हैं। जब किसान इन दिनों मक्का के साथ साथ आलू और हरी मिर्च और ओल की खेती कर रहे हैं। स्वाद में तीखी पर यहाँ के किसानों के जीवन में हरी मिर्च आर्थिक रूप से मिठास घोलने का काम कर रही है। यह हरी मिर्च की खेती यहाँ के किसानों को आर्थिक रूप से सबल बना रही है। यहाँ की मिर्च पटना, रांची, दिल्ली सहित पूरे प्रदेश में भेजी जाती है। परंपरागत खेती के साथ किसान अब हरी मिर्च की खेती कर रहे हैं। आधुनिक तरीके से मिर्च की खेती करके किसान प्रति एकड़ 16 टन की उपज होती है। 40 रुपये से लेकर के 80 रुपये प्रति किलो की दर तक का भाव किसानों को मिलता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा के तहत खुद के सोलर पावर प्लांट की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे असली बिजली कहते हैं। जी हाँ, एक आकलन के अनुसार 2024 तक बिहार की सोलर ऊर्जा उत्पादन इकाई से 600 मेगावाट तक सौर ऊर्जा उपलब्ध होगी। वर्तमान में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ हुए करार के तहत बिहार को 760 मेगावाट बिजली मिल रही है। यानी बिहार में बिजली की कुल उपलब्धता में सौर ऊर्जा का हिस्सा लगभग 1400 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जैसे राजगीर, बोधगया और फिर पटना के कुछ हिस्सों में 24 घंटे और सौर ऊर्जा माध्यम से बिजली की आपूर्ति होगी। इसके तहत राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की एजेंसी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार किया है। 210 मेगावाट हरित ऊर्जा की आपूर्ति होगी। दोस्तों, मुस्लिम बहुल सीमांचल में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सक्रियता ने महागठबंधन को सतर्क कर दिया है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ही नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी अपने मतदाताओं को साधे रखने के लिए एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम बताते रहे हैं। उधर ओवैसी ने एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक को आरजेडी में शामिल कराने को मुद्दा बना करके महागठबंधन के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। असदुद्दीन ओवैसी सीधे सीधे महागठबंधन की वोट बैंक को लक्ष्य बना करके लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं साल 2024 के लिए। हालांकि राजनीतिक जानकारों का दावा है कि एआईएमआईएम का सीधे सीधे निशाना सीमांचल में कांग्रेस के हिस्सों में जाने वाली लोकसभा सीटों पर है। इधर के दिनों में ओवैसी खुद सीमांचल में 3 अलग अलग सभा करके इसका संकेत दे चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी राजद और कांग्रेस के वंशवाद की चर्चा करना नहीं भूलते हैं। 4 जिलों यानी कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार वाले सीमांचल में मुसलमानों के पिछड़ेपन के लिए नीतीश को उत्तरदायी ठहराते रहे हैं। किशनगंज के तत्कालीन विधायक मोहम्मद जावेद के सांसद बन जाने के बाद किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में उनकी 72 वर्षीय मां सईदा बानो को कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने पर कटाक्ष करने से असदुद्दीन ओवैसी नहीं चूकते। उनके साथ ही उपचुनाव में सईदा बानो को मतदाताओं द्वारा तीसरे पायदान पर पहुंचाने और एआईएमआईएम प्रत्याशी की जीत का प्रसंग छेड़ करके ताली भी बटोरते हैं। आपको बता दूं कि उसी उपचुनाव में एआईएमआईएम को बिहार विधानसभा में प्रवेश मिला था। उसका व्यापक असर 2020 के विधानसभा चुनाव में नजर आया, जिसमें एआईएमआईएम ने सीमांचल में 5 सीटें जीत ली थी और इतिहास रच दिया था। उस परिणाम से उत्साहित असदुद्दीन ओवैसी फिर से सीमांचल की कुछ लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुट गए हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें प्रत्याशी ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि महागठबंधन के घटक राजद, जदयू, कांग्रेस के टिकट से वंचित दावेदार एआईएमआईएम का दामन थाम सकते हैं। ये भविष्य वाली बात हो गई। ये जानना रोचक होगा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बहादुरगंज और कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में प्राप्त मतों के लिहाज से एआईएमआईएम पहले पायदान पर रही थी। वहीं पर भाजपा पसमानंदा मुसलमानों के बूते गोलबंदी के सूत्र में लगे हुए हैं। यह पसमानंदा मुसलमानों को लक्ष्य बना करके भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में गोलबंदी की तैयारी कर रही है। इसके लिए वे मुसलमानों के अग्रणी वर्ग को सीधे निशाना पर ले रहे हैं। जहां वे शेखरा, ठकुराई, शेरशाहबादी, कुल्हैया, सुरजापुरी तथा मलिक बिरादरी को पसमानंदा की हकमारी के लिए उत्तरदायी ठहरा रही है। भाजपा ये ठहरा रही है। जब पिछले दिनों भाजपा के बैनर तले पूर्व मंत्री भीम सिंह ने तो बकायदा अग्रणी जाति के मुसलमानों और फिर राज्य सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। भाजपा इस प्रकरण को आने वाले दिनों में और तुल देने की जुगत में है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बिहार में 500 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग 4 लेन बनने की तैयारी है, जहां पथ निर्माण विभाग ने केंद्र सरकार को भेजे जाने वाली वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में इसे शामिल किया गया है। लगभग 20,000 करोड़ रुपए की कार्य योजना इस साल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को जल्द भेजी जाएगी। यह जानकारी के अनुसार कई जिलों की 500 किलोमीटर लंबी सड़कों को 4 लेन में विकसित किए जाने की योजना है। केंद्र सरकार से सहमति मिलने के बाद इन सड़कों की चौड़ीकरण और फिर मजबूतीकरण की डीपीआर तैयार की जाएगी। इस 500 किलोमीटर में ढाका मोड़ से बिहार झारखंड सीमा हसडीहा तक करीब 39 किलोमीटर को 4 लेन बनाना शामिल है। आपको बता दूं कि इस साल केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भागलपुर से ढाका मोड़ तक की स्वीकृति दे दी है। जहां ढाका मोड़ हसडीहा की स्वीकृति ली जाएगी, वहीं इस कार्य योजना में ढोपी से चतरा तक सड़क को शामिल किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और इसके लिए वे दावत इफ्तार और मौलाना टोपी पहनने में व्यस्त हैं। ये आरोप मैं नहीं बल्कि बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लगाया है।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में अगर भाजपा की सरकार बनती है तो फिर गुलामी की सारी निशानदेही को बदल दिया जाएगा। कोई भी भारतवासी मुगल के वंशज नहीं है, मुसलमान भी हमारे ही वंशज हैं। जब वहीं सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि वे पीएम बनने के लिए मुंगेरी लाल की हसीन सपने देख रहे हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखने से उन्हें कौन रोक सकता है। सीएम नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी और फिर टोपी पहनने में मस्त है। उन्हें लगता है कि मुसलमान को खुश करके ही पीएम बन सकते हैं। गिरिराज सिंह ने कहा है कि बिहार जल रहा है और सरकार दंगाइयों को बचाने का काम कर रही है और निर्दोष हिंदुओं को जेल में भेजने का काम कर रही है। रोम जल रहा था, नीरव बंसी बजा रहा था, वैसे ही बिहार के मुखिया नीतीश कुमार है, उसकी हालात है। उनका गृह जिला है और सरकार तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर के जहां काम कर रही है, वही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कमजोर है और दंगाइयों को बचाने का काम कर रहे हैं और निर्दोष को फंसाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अपने राज्य में यानी कि बिहार में टेस्टिंग की बेहतर व्यवस्था का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में परीक्षण दर राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि प्रति 10 लाख लोगों पर 6 लाख परीक्षण है। बिहार में 8 लाख परीक्षण प्रतिदिन हो रहे हैं। यह बिहार में अब तक देश भर में किए गए परीक्षणों की कुल संख्या का लगभग 1/4 हिस्सा है। सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना को लेकर के मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि बिहार में कोविड संक्रमण के मामले बहुत कम हैं, लेकिन फिर भी पूरी सतर्कता बरती जा रही है। अस्पतालों के अलावा ऐसी जगहों जहां कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक है, वहां मास्क लगाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिहार में तब तक टीकाकरण जारी रहेगा जब तक आपूर्ति खत्म नहीं होती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के लिए केंद्र सरकार जल्द ही कोरोना वैक्सीन की नई खेप पहुंचाने की व्यवस्था करेगा। उन्होंने केंद्र से कोविड वैक्सीन शीशियों का ताज़ा स्टॉक उपलब्ध कराने का आग्रह किया है और कहा है कि अगर उनकी इस मांग को केंद्र सरकार पूरा करता है तो फिर से टीकाकरण की प्लानिंग जो फिलहाल रुकी हुई है उसे फिर से शुरू की जा सकेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में जातियां अब एक खास कोड से पहचानी जाएगी। जाति आधारित गणना के लिए राज्य सरकार ने सभी जातियों के लिए नंबर निर्धारित कर दिया है, लेकिन इस पर विवाद भी शुरू हो गया है। आरोप लगा है कि कुछ जातियों को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। जब बिहार में जातिगत जनगणना के लिए 2 से 14 जातियों की पहचान की गई है, सभी को एक खास कोड नंबर दिया गया है और जो इसके दायरे से बाहर हैं उनके लिए खास तौर पर कॉमन कोड 215 रखा गया है। यानी कि अब जातियों की पहचान उनके कोड संख्या के जरिए होगी। अब कोड से ही पता चल जाएगा कि कौन किस जाति का है। सरकार का कहना है कि इसके जरिए वह जातियों के वास्तविक आंकड़े पता कर रही है। इसके आंकड़े बजट और फिर योजनाएं तैयार करने में सहायक होंगे, जिससे विकास को और गति मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि देश भर में कोरोना एक बार फिर से तेजी से पांव पसार रहा है। जब बिहार में भी राजधानी पटना समेत तमाम जिलों से हर रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इस संक्रमण की चपेट में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी आ रहे हैं। ऐसे में अब इन्हें हालातों को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बिहार सरकार आज सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करवाने जा रही है ताकि ये मालूम चल सके कि इस महामारी से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं, हम कितने सक्षम हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण को लेकर के अस्पतालों की तैयारी को जांचने और फिर समीक्षा के लिए राज्य सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगा। इसको लेकर के राज्य स्वास्थ्य समिति ने सभी अस्पतालों को निर्देश दे दिया है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि अप्रैल के महीने का दूसरा सप्ताह चल रहा है और अब मौसम का मिजाज तेजी से बदलता दिख रहा है। जब पिछले दिनों लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म हो गया है। लिहाजा सुहाने मौसम के बाद अब गर्मी का दौर शुरू होने वाला है। जब बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब मौसम का मिजाज बदल गया है। धूप ने अपना तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। दोपहर के समय गर्मी की तपिश में इजाफा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 से 5 दिन उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस सप्ताह के अंत तक कई इलाकों में लोगों को मई जून जैसी गर्मी का एहसास होने लगेगा। हालांकि इस दौरान देश के किसी भी हिस्से में लू का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब विभाग के मुताबिक भारत के ज्यादातर हिस्सों में तापमान सामान्य से नीचे चल रहा है। आने वाले दिनों में मैदानी इलाकों में धीरे धीरे तापमान बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तापमान सामान्य रहेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि किस्मत कब किसकी चमक जाए कहा नहीं जा सकता। किस्मत ही एक ऐसी चीज़ है जब बदलती है तो इंसान की जिंदगी बदल जाती है।
ऐसा ही एक किस्मत बदलने का मामला बिहार के मधुबनी जिला से सामने आया है। बिहार के मधुबनी जिला के मधुआपुर प्रखंड के सहरघाट निवासी राजू सहनी ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए जीत करके रातों रात करोड़पति बन गए हैं और उसकी कीमत रातों रात पलट गई है। इसके साथ ही साथ ड्रीम 11 में 1 करोड़ की राशि जीतने वाला वह तीसरा शख्स बन गया है। जीत के बाद उसके भाइयों ने करोड़पति बनने पर मिठाइयां खिला करके खुशी का इजहार किया है। साथ ही उसके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। जब मधुबनी जिला के मधुआपुर प्रखंड के सहरघाट निवासी राजू सहनी कई सालों के प्रयास के बाद ड्रीम 11 में 1 करोड़ रुपए जीतने में सफल रहे। राजू सहनी ने 8 मार्च 2023 को चेन्नई और मुंबई के बीच मैच में मुंबई की जीत पर 1 करोड़ का इनाम जीता। करोड़पति राजू सहनी ने बताया है कि ड्रीम 11 में मैच लगाना भी दिमाग का खेल है। उन्होंने कहा है कि बेहतर टीम लगाने का परिणाम आज सामने आया है। जब उसने बताया है कि जीते हुए 1 करोड़ में से टैक्स की राशि काट करके बचे हुए 70 लाख रुपए उसके खाते में आ जाएंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि बिहार में जातिगत जनगणना का काम चल रहा है। 15 अप्रैल से जातिगत जनगणना के दूसरे चरण का काम शुरू हो जाएगा। यानी कि 15 अप्रैल से आपके घर में गन्ना कर्मी जातिगत जनगणना करने के लिए आएंगे। तो ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि आप अगर घर में नहीं हैं, आप घर से कहीं बाहर हैं, तो फिर आप इसमें कैसे गणना कर सकते हैं, क्योंकि आप तो घर में हैं ही नहीं। तो हम आपको बताएंगे कि अगर आप घर में नहीं रहते हैं, किसी काम के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, रोजगार के सिलसिले में बाहर रहते हैं, तो आप कैसे जातिगत जनगणना में भाग ले सकते हैं, हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिहार में जाति गणना का काम फिर से एक बार शुरू होने जा रहा है। 15 अप्रैल से जातिगत जनगणना के दूसरे फेज का काम शुरू हो जाएगा। सभी जातियों का कोड निर्धारित किया जा चुका है। अगर आप अपने घर से बाहर भी हैं तो फिर आपका सत्यापन आसानी से हो सकेगा। जब गन्ना कर्मी आपके घर आएंगे और अगर आप घर में मौजूद नहीं हैं तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, मतदान के दौरान आपके नहीं होने से वोट नहीं डाला जा सकता है, लेकिन जातीय जनगणना के दौरान आपके बाहर होने पर भी आसानी से सत्यापन कार्य पूरा हो सकेगा। जी हाँ, इसके लिए वीडियो कॉल का ऑप्शन दिया गया है। आप तो ये जानते होंगे कि वीडियो कॉल में वोट नहीं डाला जा सकता है। जी हाँ, वोट डालने के लिए मौजूद होना जरूरी है, लेकिन वीडियो कॉल के जरिए आप जातिगत जनगणना में आ जाएंगे। जी हाँ, अगर बिहार का कोई निवासी शिक्षा या रोजगार के सिलसिले में किसी दूसरे प्रदेश में रह रहा है तो फिर वहीं से उसका सत्यापन हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर आप विदेश में या फिर किसी अन्य प्रदेश में रह रहे हैं तो आप वीडियो कॉल के जरिए सत्यापन कर पाएंगे। अगर आप मूल घर वाले स्थान पर सत्यापन करवाना चाहते हैं तो फिर घर में रहने वाले कोई भी सदस्य वीडियो कॉल के जरिए आपको जोड़ेंगे और वीडियो कॉल पर बात करा करके आपका सत्यापन होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार पुलिस ने जानकारी दी है कि रामनवमी घटना के सिलसिले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यह बिहार पुलिस ने रविवार को कहा है कि उसके रामनवमी के दौरान सांप्रदायिक हिंसा को अंजाम देने के लिए रची गई साजिश का पर्दाफाश कर दिया गया है और इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जहां बिहार पुलिस ने एक बयान में कहा है कि रामनवमी के दौरान नालंदा जिले में बिहार शरीफ में सांप्रदायिक घटना हुई जिसके परिणाम स्वरूप जान माल का नुकसान हुआ। मामले की जाँच के लिए SIT का गठन किया गया था। सभी सोशल प्लेटफॉर्म और फिर साइबर स्पेस की गहन जांच की गई है। दोस्तों, इन दिनों बिहार के अररिया में प्रेमी जोड़े की शादी सुर्खियां बनी हुई है। बिहार के अररिया के नरपतगंज प्रखंड के कुंडियालपुर गांव में एक 25 वर्षीय युवक को फतेहपुर पंचायत की एक लड़की से प्यार हो गया, जिसके बाद युवक अपने प्रेमिका के घर उससे मिलने पहुंच गया। जोड़े को स्थानीय ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और जम करके धुनाई भी कर दी। इस बीच किसी शख्स ने नरपतगंज पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंची नरपतगंज थाना पुलिस ने युवक को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ा करके नरपतगंज थाना ले आई, जहां दिन भर थाना परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद दोनों पक्षों में समझौता हुआ। जब नरपतगंज थाना परिसर में स्थित शिव मंदिर परिसर में परिजन और स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में शनिवार रात प्रेमी जोड़ी की शादी करा दी गई। दोस्तों, आज के समय में हर सुविधा डिजिटल होती जा रही है। आप अपने रोजमर्रा के ढेर सारे काम घर बैठे अपने मोबाइल की मदद से ही कर सकते हैं। इन जरूरी कामों में LPG सिलेंडर की बुकिंग भी शामिल है। जी हां, पेट्रोलियम कंपनियों ने ग्राहकों के लिए खास सुविधा शुरू की है, जिसके जरिए आप WhatsApp से ही गैस सिलेंडर की बुकिंग कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर WhatsApp के जरिए घर बैठे LPG सिलेंडर बुकिंग करने का तरीका क्या है। तो बात करते हैं कि यदि आप भारत गैस, इंडियन गैस और HP गैस में से किसी कंपनी के ग्राहक हैं तो आराम से WhatsApp बुकिंग सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। तो इसके कस्टमर को WhatsApp के जरिए 180022
4344 पर एक मैसेज भेज करके गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। जी हाँ, ये हो गया भारत गैस के लिए। अगर आप भारत गैस का कस्टमर है तो आप इस नंबर का यूज़ कर सकते हैं, व्हाट्सएप के जरिए अपने गैस बुक कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं इंडियन गैस के कस्टमर की, यानी कि अगर आप इंडियन गैस की कस्टमर है तो आप कैसे अपने घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए गैस बुकिंग कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि इंडियन गैस के ग्राहकों को व्हाट्सएप नंबर अलग है। उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7588888824, यानी कि 7588888824। आप इस नंबर को अपने मोबाइल में पहले ऐड कर लें, उसके बाद फिर आप एक मैसेज करें जहां आपको इस नंबर पर बुक या रिफिल लिख करके भेजना होगा। पर ध्यान रहे कि रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही मैसेज करें। जी हाँ, मैसेज में बुकिंग की तारीख भी लिखें। बाद में यदि आप गैस बुकिंग स्टेटस जानना चाहते हैं तो फिर आप स्टेटस और ऑर्डर नंबर लिख करके इसी नंबर पर एक मैसेज करें, उसके बाद आपको अपना स्टेटस दे दिया जाएगा। अब बात करते हैं एचपी ग्राहक के बारे में, यानी कि अगर आप एचपी ग्राहक हैं तो आप कैसे घर बैठे व्हाट्सएप के जरिए गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि यदि आप एचपी के ग्राहक हैं तो फिर आपके लिए व्हाट्सएप के जरिए गैस सिलेंडर बुकिंग का नंबर है 9222220112, यानी कि 9222201122। सबसे पहले इस नंबर को आप अपने मोबाइल में सेव कर लें, फिर बुकिंग के लिए बुक लिख करके मैसेज कर दें। ये मैसेज रजिस्टर्ड नंबर से ही करें। इस नंबर पर अपने रजिस्टर्ड नंबर से बुक लिख करके भेजें तो फिर ऑर्डर डिटेल्स रिसीव हो जाएगी, जिसमें डिलीवरी डेट सहित बाकी सारी ज़रूरी जानकारियाँ मौजूद होगी। साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दूं कि सरकार ने 1 अप्रैल से गैस सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए हैं, जिनमें कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 92 रुपये प्रति सिलेंडर घटाई गई है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो फिर सतर्क होकर के किसी भी नौकरी के लिए अप्लाई करें। जहां कहने का मतलब हमेशा विश्वसनीय तरीके से ही नौकरी के लिए आवेदन करें और जांच पड़ताल करने के बाद ही पर्सनल डिटेल्स आदि किसी भी फॉर्म में भरें। आजकल स्कैमर लोगों की मजबूरी का गलत तरीके से फ़ायदा उठा रहे हैं। दरअसल फ्रॉड का नया मामला सामने आया है, नया तरीका सामने आया है, जहां एक दिल्ली की महिला ने इंस्टाग्राम चलाते चलाते अपने मेहनत से कमाए 8.5 लाख रुपये यूं ही चुटकियों में गंवा दिए। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की एक महिला ने इंस्टाग्राम पर जॉब एडवर्टाइजमेंट देखा। इस पर क्लिक करते ही महिला ने 8.5 लाख रुपए से ज़्यादा गंवा दिए। जहां इस मामले को दिसंबर में रिपोर्ट किया गया था। महिला इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रही थी कि तभी उन्हें एक जॉब एडवर्टाइजमेंट दिखा। इस पर महिला ने एक क्लिक किया तो ये लिंक किसी दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हुआ, जहां एयरलाइन जॉब ऑल इंडिया के नाम से पेज खुला और डिटेल्स भरने को कहा। जैसे ही महिला ने फॉर्म फिल किया तो फिर उन्हें राहुल नाम के एक अनजान व्यक्ति की तरफ से कॉल आया और 750 रुपये बतौर रजिस्ट्रेशन फीस भरने के लिए कहा गया। इसके बाद स्कैमर ने महिला को और जाल में फंसाया और 8.5 लाख रुपए से ज़्यादा अपने अकाउंट में बतौर गेट पास फीस इंश्योरेंस के रूप में जमा करवाया। स्कैमर ने बड़े ही चालाकी से महिला को बातों में घुमाया और नौकरी का झांसा देकर के इतनी बड़ी कीमत अपने अकाउंट में डलवा ली। स्कैमर इतने पर भी नहीं रुका और महिला से और पैसे की मांग करने लगा। लेकिन जैसे ही महिला को स्कैमर पर शक हुआ और उन्हें लगा कि ये स्कैम का शिकार हो गई है तो फिर उन्होंने फौरन पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि पुलिस आरोपी को पकड़ लिया है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।